एक तो जिद है, बचपन से ही जिद है, आज तक नहीं मानी तो आप कैसे मान लेंगे। और दूसरी एक चीज़ है पहाड़ों के प्रति, आई थिंक मुझे जो ऊपर के व्यूज़ हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं, दुनिया को अलग नज़रिए से देख पाना। एक तो थकान तो बहुत ज़्यादा हो रखी थी, 8000 मीटर पे आप इमेजिन करें, यहाँ से 1/3 ऑक्सीजन होता है, आपके ब्रेन और आपके स्कल के बीच में पानी घुस रहा होता है, आपके चेस्ट कैविटी में पानी बन रहा होता है, आपके स्टमक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, आपके ब्रेन सेल्स डाई कर रहे हैं, टेम्परेचर्स दिन में +55 तक जा सकते हैं, रात को मतलब -60 -70 तक जा सकता है। हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड करते समिट्स पे, 15 से 20 मिनट स्पेंड करते हैं, बट वहाँ से जो नज़ारा दिखता है, फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में धरती गोल है ऐसा आप बोल सकते हो, क्योंकि अर्थ का कर्वेचर ऐसे पूरा दिखाई देता है ऑन दैट 360 डिग्री होराइजन। वेलकम टू फिट इंडिया चैंपियंस पॉडकास्ट पावर्ड बाय गोकी, जहां मैं आपकी होस्ट एकता विश्नोई ऐसे फिट इंडिया चैंपियन से आपकी मुलाकात कराती हूं जिनकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनालिटीज न सिर्फ एथलीट्स को बल्कि सभी भारतीयों को प्रेरित करती है। आज हमारे साथ हैं एक इंटरनेशनल माउंटेनियर जिन्होंने दुनिया की सबसे ऊंची और सबसे कठिन पर्वत चोटियों पर चढ़कर इतिहास रच दिया है। 2010 में 16 साल की उम्र में ये माउंट एवरेस्ट पे विजय प्राप्त करने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय बन गए। उन्होंने 2011 में माउंट मनासलू और माउंट लाहौद से 2016 में माउंट चो ओयू और माउंट मकालू, 2018 में माउंट कंचनजंगा और हाल ही में 2023 में माउंट अन्नपूर्णा पर विजय प्राप्त की है। आइए हम इस इंस्पिरेशनल फिगर का स्वागत करें। अर्जुन, फिट इंडिया चैंपियंस पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम। अर्जुन, आपने इतने सारे माउंटेन्स क्लाइंब किए हैं, माउंट एवरेस्ट पे भी चढ़ने वाले आप यंगेस्ट माउंटेनियर रहे हो, तो माउंटेनियर का इंटरेस्ट कैसे आया? असल में बचपन से ही मैं एक एथलीट था और क्लासरूम में ज़्यादा दिमाग लगता था, प्लेग्राउंड में हमेशा ज़्यादा दिमाग रहता था, हमेशा विंडो सीट पे बैठा रहता था मैं। बाहर देखते रहते थे क्लास? बाहर, हमेशा ही बाहर दिमाग रहता था। सुबह सुबह कई बार ऐसे दिन होते थे कि बस बस्ता डाला क्लासरूम में और बाहर भाग गए, शक्ल भी नहीं दिखाई क्लास में, तो अटेंडेंस भी नहीं लगती थी। से पहाड़ दिखते थे? खिड़की से पहाड़ तो नहीं दिखते थे, नोएडा में सारी स्कूलिंग करी है तो कोई पहाड़ तो नहीं थे, बट प्लेग्राउंड में पूरा दिन मन लगा रहता था, चाहे फुटबॉल हो, चाहे कराटे हो, चाहे बास्केटबॉल हो, वॉलीबॉल हो, चाहे वो डिस्कस थ्रो हो, लॉन्ग जंप हो, शॉर्ट पुट हो, 100 मीटर हो, कोई भी स्पोर्ट में मुझे आप खिलवा दो तो मुझे बचपन से ही पता था कि इसी में कुछ करना है। बट धीरे धीरे करके जब स्पोर्ट्स परस्यू करने की कोशिश करी तो 2007-8 की बात होगी है, तो मेरे पेरेंट्स, फादर इज एक्स आर्मी ऑफिसर है, सर्व कर चुके हैं इंडियन आर्मी में, पैरा ट्रूपर रह चुके हैं अपने ज़माने में, फर्स्ट पैराज में, और मदर आर्टिस्ट हैं, तो ज़्यादातर स्पोर्टिंग बैकग्राउंड से हमारी फैमिली नहीं थी और आई वॉज दी ओनली ब्लैक शीप इन द फैमिली की, और मुझसे और सब कुछ करवा, मतलब कोई भी टाइप का स्पोर्ट खिलवा लो, बस पढ़ाई मत करवाओ। तो थोड़ा गाइडेंस वॉज लिटिल बिट ऑफ एन इशू, बट धीरे धीरे करके मुझे याद है, मैं आई थिंक अपनी 6th क्लास में था जब मैंने पहली बारी मैडम बचेंद्री पाल मैम के ऊपर एक चैप्टर पढ़ा था, और फर्स्ट टाइम सीरियसली टॉकिंग, मतलब मैंने ऐसी कल्पना करी थी कि एक दिन ज़रूर मैं भी एवरेस्ट चढ़ूंगा। तो वो चैप्टर पढ़ के तो बहुत इंस्पायर हो गया था, बट धीरे धीरे करके फिर वापस वही ट्यूशन्स, वही एकेडमिक लाइफ में फंस गया। फिर फिर 10वीं क्लास की जब बोर्ड्स ख़त्म हो गए थे तो उसके बाद फिर मैंने अपने, मेरे डैड ने बोला कि अब तुम्हारे पास 2-3 महीने हैं, अब बताओ क्या करना चाहते हो, तुम्हें हमेशा एडवेंचर का शौक होती है गर्मियों पे। हाँ, तो उसमें फिर मैंने एक अपने आप को एनरोल करा बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स के लिए। NIM है एक इंस्टीट्यूट, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, उत्तरकाशी में स्थापित है और बहुत पुराना माउंटेनियरिंग का इंस्टीट्यूट है, सारी आर्म्ड फोर्सेज यहाँ जाके ट्रेनिंग करती हैं। तो जब पहली बारी मैं वहाँ पहुँचा बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स करने, तो फिर मुझे वहाँ देखते ही समझ में आ गया, हाँ ये मेरी टेरिटरी है। वहाँ मुझे मेरे जैसे और भी बंदर मिल गए जिनको हमेशा चीज़ों पर चढ़ने का और ऊपर से दुनिया को एक अलग पर्सपेक्टिव से, हाँ, नज़रिए का देखने का उनको शौक था। तो सडनली मुझे रियलाइज़ हुआ, हाँ ये वाइब यहाँ मैच हो रही है। फिर NIM था जहाँ पे मेरा माउंटेनियरिंग का, पर्वतारोहण का जो एक टैलेंट था वो डेवलप और कल्टिवेट हुआ। ABCDs ऑफ माउंटेनियरिंग सिखाई गई, जहाँ पे बेसिक रूल्स ऑफ मैप रीडिंग हो, चाहे फिजिकल ट्रेनिंग हो, चाहे आपको नाइट स्काई नेविगेशन करना हो, चाहे माउंटेन टर्मिनोलॉजी हो, चाहे वेदर के ऊपर आपको सारी नॉलेज चाहिए हो,
तो हर चीज़ वहाँ सिखाई गई एंड वहाँ से फिर मैं माउंटेनियरिंग में खोता ही चला गया एक तरीके बस से। फिर शुरुआत हो गई और फिर कोई और स्पोर्ट्स की तरफ नहीं? नहीं, बिल्कुल। आई थिंक उसके बाद मैंने हमेशा एक फिटनेस के रूप से ज़रूर सारे स्पोर्ट्स परस्यू करे। मैं एक शितोरियो कराटे में ब्लैक बेल्ट हूँ। मैंने 12 साल शितोरियो कराटे करा है अपनी लाइफ में। तो मैं हमेशा अभी भी सारे स्पोर्ट्स को एक फिटनेस के रूप से ज़रूर परस्यू करता रहता हूँ। बट अब मोस्टली दिल और दिमाग पहाड़ों की तरफ लग चुका पहाड़ों में है। बिल्कुल, कंप्लीटली डिवोटेड टू द माउंटेन्स। अर्जुन, आम लोगों को समझाना बड़ा मुश्किल है कि ये माउंटेनियरिंग से मिलता क्या है। आई एम श्योर आपके पेरेंट्स भी बोलते होंगे कि इतना पैसा खर्च करते हो, जान की बाजी लगाते हो, क्यों करते हो माउंटेनियरिंग? मतलब मम्मी पापा को तो बिल्कुल नो पेरेंट आई थिंक पूरी दुनिया में कभी भी समझ सकते हैं कि क्यों आप अपने आप को अपनी लाइफ जोखिम में डाल के इतने सारे पैसे खर्च करके इतना टाइम, वैल्यूएबल टाइम स्पेंड करके आप पहाड़ पे जाते हो और कई बार हम सबमिट भी नहीं करते। तो मम्मी पापा को तो अभी बिल्कुल नहीं लॉजिक समझ में आता। मम्मी पापा बोलते छोड़ो ये सब बहुत चढ़ लिए पहाड़, तुमने हाईएस्ट तो चढ़ लिया, अब दूसरे क्यों चढ़ रहे हो। तो कैसे इन सवालों का सामना करते हो? एक तो जिद है, बचपन से ही जिद है, आज तक नहीं मानी तो आप कैसे मान लेंगे। तो और दूसरी एक चीज़ है पहाड़ों के प्रति, आई थिंक मुझे जो ऊपर के व्यूज़ हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं। दुनिया को अलग नज़रिए से देख पाना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जब हम पहाड़ के बेस पे खड़े होकर ऊपर देखते हैं तो बहुत बड़ी दिखती हैं वो, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल दिखते हैं। कुछ फेजेस होते हैं ऐसा लगता है कि आप शायद इस पर चढ़ ही नहीं सकते। बादल इतने डरावने होते हैं, हवाएं इतनी तेज चल रही होती हैं। तो बट जब आप टॉप पे खड़े होते हो जाके और आप जब वहां से धरती को नीचे देखते हो तब एकदम वो सारी चीजें बहुत छोटी छोटी दिखनी शुरू हो जाती हैं। क्या थॉट्स आते हैं जब सबसे ऊंचाई पे खड़े हो? मतलब एक तो थकान तो बहुत ज्यादा हो रखी थी। 8000 मीटर पे आप इमेजिन करें, यहाँ से 1/3 ऑक्सीजन होता है, आपके ब्रेन और आपके स्कल के बीच में पानी घुस रहा होता है, आपके चेस्ट कैविटी में पानी बन रहा होता है, आपके स्टमक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, आपके ब्रेन सेल्स डाई कर रहे हैं। टेम्परेचर दिन में +55 तक जा सकते हैं, रात को मतलब -60 -70 तक जा सकता है। तो फटीग तो कंप्लीटली एग्जॉशन तो होता ही होता है। हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड करते समिट्स पे, 15 से 20 मिनट स्पेंड करते हैं। बट वहाँ से जो नज़ारा दिखता है, फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में धरती गोल है ऐसा आप बोल सकते हो, क्योंकि अर्थ का कर्वेचर ऐसे पूरा दिखाई देता है ऑन दैट 360 डिग्री होराइजन। तो लिटरली ऐसे इंग्लिश में बोलते हैं कि आप जब तक आप वहाँ तक होराइजन देख सकते हो, टिल द टाइम द होराइजन इटसेल्फ इज बेंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू। धरती खुद आपके सामने बेंड करना शुरू कर देती है, आप वहाँ तक धरती को देख सकते हो। तो बहुत सुंदर नज़ारे होते हैं। एक्सप्लेन कर पाना, शब्द में बयां कर पाना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। बट फिर भी मैं कोशिश हमेशा ये करता हूँ कि फर्स्ट टाइम आप लाइट को ट्रैवल करता हुआ देख सकते हो उस ऑल्टीट्यूड से, उस ग्रैंड पर्सपेक्टिव पे। तो मुझे तो इसी चीज़ का बहुत ज़्यादा वो शौक है। और फिर कई बारी पहाड़ों में जो सनराइजेस होते हैं, सनसेट होता है, नाइट स्काइज होते हैं, उससे मैं बहुत आकर्षित हूँ। तो मैं मेरे लिए पहाड़ एक अपने आप में एक दुनिया है जिसमें मतलब मैं पूरी तरह समर्पित कर चुका हूँ अपने आप को एक तरीके से। और इन सब के लिए आपको बहुत तैयारी भी करनी पड़ती होगी, क्योंकि वो ऊंचाइयों तक कंटिन्यूस चलते जाना। और जैसे कि आपने कहा, कई बार लगता है ऊपर देख के कि शायद ऊपर नहीं जा सकते। तो वो टाइम के लिए फिजिकल और मेंटल फिटनेस दोनों बहुत लगती होगी। पर्वतारोहण अब एक ऐसा स्पोर्ट है जिसमें हम लोगों का जो एक्सपोजर टाइम है वो बहुत ज़्यादा लंबा रहता है। अनलाइक एनी अदर स्पोर्ट, यहाँ पे हमारा जो ओपोनेंट है वो एक और इंसान नहीं होता है ना। यहाँ पे मदर नेचर होती है हमारा। ये बात आपने ठीक कही। तो यहाँ पे यू विल रियली बी टेस्टेड अकॉर्डिंग टू नेचर स्टैंडर्ड्स। और नाजियो ने हमें बचपन से तो सिखाया है कि नेचर इज अ सीरियल किलर। तो हम लोगों को बच के रहना पड़ता है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा। एंड फिटनेस ही नहीं, मेंटल फिटनेस भी हम लोगों को फोकस में रखनी पड़ती है। हम लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंडोरेंस बेस्ड ट्रेनिंग करते हैं। 60 किलोमीटर्स लॉन्ग डिस्टेंस साइकिलिंग, ऑलमोस्ट 3 to 4 टाइम्स अ वीक, 10 किलोमीटर्स मिनिमम रनिंग इन लेस देन 50 मिनट्स। हर रोज 10 किलोमीटर दौड़ना? तो नहीं, बैलेंस ऑफ साइकिलिंग एंड रनिंग, हाँ, इन अ वीक। तो किसी ना किसी दिन एक्सट्रीम कार्डियो रोज रहता ही है एक तरीके से। एंड वो इंड्योरेंस मतलब आपको कहीं ना कहीं फिजिकल एक स्टैंडर्ड तक तो ले जाते हैं, बट मोर इम्पोर्टेंट है मेंटल ब्रेक डाउन के लिए। हाँ, कि जब आपका शरीर पूरा खत्म हो जाएगा, जब हम ऐसे पहाड़ चढ़ने जाते हैं एवरेस्ट जैसे, या कोई भी 8000 मीटर पीक की मैं बात करूं, तो हमेशा जब हम वहाँ जाते हैं, योर बॉडी इज ऑल्सो बर्निंग सो मेनी कैलोरीज। एक दिन में आप इतना ज्यादा एग्जॉशन करते हो अपनी बॉडी के साथ, गिविंग अप एट द लास्ट। हाँ, तो ऑलमोस्ट यूर बर्निंग 8000 9000 10,000 कैलोरीज एक दिन में। और जो आप मैक्सिमम खाना खा सकते हो वहाँ पे 1500-2000 कैलोरीज होता है। तो एक्सट्रीम फटीग हो जाता है, बहुत ज़्यादा बॉडी लॉस होता है, बॉडी वेट में लॉस आता है। 15-20 किलो एक एक्सपीडिशन में 60 दिन के ड्यूरेशन में कम हो जाते हैं।
तो वापस जब हम हर एक अभियान से वापस आते हैं तब हम लोगों को शुरुआत से हमारी ट्रेनिंग शुरू करनी पड़ती है कि 5 kg के डंबल्स, 1-2 किलोमीटर रन्स, पूरा स्टैमिना खत्म हो जाता है। वेट ट्रेनिंग भी इसका आपका ट्रेनिंग का हिस्सा वेट ट्रेनिंग काफी कम रहता है, मोस्टली इंड्योरेंस, नॉट हैवी वेट ट्रेनिंग। हाँ, इट इज मोस्टली मोर रेप्स। तो अगर जिस दिन मतलब अगर 2 मसल्स पे फोकस करा हुआ है तो उस दिन उसका पूरा इंड्योरेंस निकालना है कि 1000 रेप्स तो कम से कम होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमारी जो स्पोर्ट है इसमें एक्सपोजर है 60 डेज का। 60 डेज तक फिट बनना है, 60 डेज तक रोज परफॉर्म करना है। 60 डेज में आप ऐसे एनवायरनमेंट पे है जहाँ वो बहुत ज़्यादा डायनामिक है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, ऑक्सीजन बहुत कम जा रहा होता है, तो ऑलरेडी डिसीजन मेकिंग बहुत डिफिकल्ट हो जाती है। और उसके ऊपर से फिर ये एनवायरनमेंट में माइनस sub-0 डिग्री टेम्परेचर कंडीशंस, क्रेवासेस होते हैं। तो कितनी बार ऐसा हुआ है कि मैंने जो अभी तक आज तक 14 या 15 अभियान करे हैं, उनमें से वापस सारे लोग नहीं आ पाते जितने लोगों के हम लोग निकलते हैं। तो कई बार हमारी गलतियां या टीम मेंबर्स की गलतियों का जो कॉन्सिक्वेंस होता है वो फेलो टीम मेंबर्स को अपनी जान से भी देना पड़ जाता है। तभी हम माउंटेनियरिंग को बार बार एक स्पोर्ट की तरह कभी नहीं देखते, लाइफस्टाइल की तरह देखते हैं, क्योंकि सही में यहाँ पे कई बार हमारे टीम मेंबर्स भी पहाड़ से वापस नहीं आ पाते। तो आपके साथ हुआ है कभी आपका कोई टीम मेंबर, यू हैव लॉस्ट एनी टीम अराउंड, जैसे मैंने बताया अभी 15 अभियान हो चुके हैं 8000 मीटर की चोटियों पे, और 15 में से आई थिंक सिर्फ 3 ऐसे अभियान है जहाँ पे हम पूरी टीम के साथ वापस आए हैं। ऑलमोस्ट हर अभियान पे अभी लास्ट ही इस साल हम लोग अन्नपूर्णा करके एक चोटी है, विश्व की 10वीं सबसे ऊंची चोटी है, सबसे दुर्गम चोटी मानी जाती है दुनिया में, क्योंकि इस पे जो मोर्टालिटी रेट है वो बहुत ज़्यादा हाई है। मोर्टालिटी रेट मायने कि डेथ रेशियो, तो समिट इज टू कितने लोग उस पर मरे हैं। अन्नपूर्णा जो माउंट है, ये माउंट एवरेस्ट से भी मुश्किल है चढ़ना? करेक्ट, एवरेस्ट 2 ऑल्टीट्यूड वाइज अन्नपूर्णा से ऊपर है, इट इज एट 8848 मीटर्स। अन्नपूर्णा है 8091 मीटर्स पे उसका समिट, बट टेक्निकली बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है, बहुत ज़्यादा एवलांचेस आते हैं यहाँ पे, बहुत सारे हिडन क्रेवासेस हैं, एंड इस पे अटेम्प्ट्स भी बहुत कम हुए हैं। जो इसका समिट वे भी है वो एकदम नाइफ लाइक रिज पे आता है। तो अगर यहाँ पे आप 1/2 इंच ऊपर या नीचे, मार्जिन ऑफ एरर इतना लो होता है कि आप जब गिरते हो तब शायद आप अकेले नहीं गिरोगे, आप 2-3 लोगों को लेके जाओगे अपने साथ। एंड फ्रॉस्ट बाइट्स होना, जिसमें हम लोगों को एम्पुटेशन करना पड़ता है, उंगलियां काटनी पड़ जाती हैं, टोस काटने पड़ जाते हैं बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशंस, इज़ वेरी नॉर्मल। मोस्ट ऑफ माई माउंटेनियरिंग फ्रेंड्स, उनकी सारी 10 की 10 उंगलियां नहीं होती और 10 की 10 टोज नहीं होते। तो ये मेरे लिए एक्चुअली काफ़ी बड़ा अचीवमेंट है कि मैंने भी माउंटेनियरिंग करते हैं कि हाँ, वो तो यही तो पैशन और यही तो जज्बा है जिसके वजह से हम लोग वहाँ सर्वाइव भी कर पाते हैं। क्योंकि नेचर एक ऐसी चीज़ है जिसको किसी भी 2 चीज़ों के बीच में अंतर करना नहीं आता। उसको ये नहीं पता कि लड़का और लड़की कौन है, उसको ये नहीं पता एक छोटा बच्चा और एक बड़ा बच्चा कौन है, और एक बड़ा इंसान कौन है, उसको ये नहीं पता कि एक छोटी गलती और बड़ी गलती में अंतर क्या होता है। वो सबको इक्वली ट्रीट करती है। एंड लिटरली जैसे हम लोगों को बचपन से बताया गया ना, नेचर का एक रूल होता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो वहाँ जब आप नेचर को इतने वर्जिन स्टेट्स में देखते हैं तब इट रियली हम्बल्स यू डाउन। डज नॉट मैटर कि आप कौन से देश से आ रहे हैं, कौन से इकोनॉमिक स्टाटा से आ रहे हैं, कौन से भगवान को आप प्रणाम करते हैं, सब उस एक मोमेंट में सब एक है। पहाड़ के सामने सब अपने हम्बली अपने सर बो डाउन करते हैं और एक कदम के आगे दूसरा कदम बढ़ा के अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड डालने की कोशिश करते हैं। तो यही आपका माउंट अन्नपूर्णा से क्या लर्निंग रही जब आपने? तो अन्नपूर्णा पे जब हम लोग गए, इस साल भी मेरा तीसरा अटेम्प्ट था। मैं एक बारी 2019 में जा चुका था, 2022 में, दोनों बारी हम लोग को अराउंड 2019 में हम लोग अराउंड 450 मीटर नीचे से लौटे थे। 2022 में बहुत ही क्लोज आ रहा, अराउंड 150 मीटर से हम लोग को लौटना पड़ा था। और इस साल भी अनफॉर्चुनेटली सबमिट तो हो गया बट आई लॉस्ट अ वेरी गुड टीम मेंबर। तो इस साल भी हम लोगों ने वेदर काफ़ी ख़राब हो गया था और हम लोग फंस गए थे। तो आई लॉस्ट अ वेरी ओल्ड फ्रेंड ऑफ माइन, नोएल हैना करके थे आयरलैंड से, एंड ऑन हिज वे बैक एग्जॉस्शन एंड फटीग की वजह से ही पास्ड आउट इन हिज स्लीप। तो कई बार बहुत एडवर्स कंडीशन की ज़रूरत नहीं होती, बट पुशिंग योर लिमिट्स एंड पुशिंग बियॉन्ड योर लिमिट्स में बहुत एक ग्रे जोन होता है। पता ही नहीं लगता आप कब पुश करके पार कर जाते हैं बियॉन्ड लिमिट, और कि आप रिकवर भी नहीं हो सकते आप। तो उस लिमिट तक आप खुद को एग्जॉस्ट कर लेते हैं। करेक्ट। तो फिर दिक्कतें काफ़ी होती हैं कि इन्वायरमेंट चैलेंजिंग है, बट फिर भी एक आई डोंट नो, काफ़ी पर्वतारोहियों पहले इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी कि हम क्यों चढ़ते हैं। आई थिंक वो मिस्ट्री कहीं ना कहीं बेस कैंप और समिट के बीच में ही खोई हुई है और उसी को शायद हम खोजने की कोशिश करते हैं। जैसे 8000 मीटर की ऊंचाई को एक मार्क रखा गया कि डेथ जोन है इससे आगे, तो फिर भी आप लोग फिर भी बार बार निरंतर उस ऊंचाई को पूरा करते हैं, उससे आगे जाने के लिए कंटिन्यूस खुद को प्रेरित करते हैं। वो क्या चीज़ है जो फिर भी वहीं लेके जाती है आपको? रीजंस तो बहुत सारे हैं ऐसे बोलने के लिए, बट शायद मैं पागल इंसान की तरह साउंड करूंगा अगर मैं उनको बोलूँगा। बट इस दुनिया में अराउंड 40 से भी कम लोग हैं
जो ये 14 की 14 चोटियों पे फतेह हासिल कर चुके हैं एंड इसमें अभी भी एक भी इंडियन नहीं है। तो मेरा तो ये एक लक्ष्य है और सपना है कि बहुत ही जल्दी से जल्दी पॉसिबल जहां तक पहुंच पाऊंगा। अभी 14 में से 7 हो चुकी हैं, 7 और बाकी हैं, 7 तो और बाकी इंडिया हैं। को उस लिस्ट में डालना है। हम जब स्पेस रेस में हो जाए, चाहे टेक रेस में हो, चाहे कोई भी ओलंपिक स्पोर्ट्स की रेस में हो, जब हम वहाँ पीछे नहीं छूट रहे तो पर्वतारोहण जैसे क्षेत्र में कहाँ हम लोग पीछे छूट सकते हैं। ये मेरा लक्ष्य है, उसको होपफुली सून मौका मिलेगा तो जरूर बिल्कुल करके आपका लक्ष्य जरूर पूरा होगा और आप, मुझे पूरी उम्मीद है आप 14 की 14 चोटियों को जरूर पार करेंगे। थैंक यू। जैसे आपने बताया अर्जुन कि आपने करीबन 15 एक्सपीडिशंस किए हैं जो 8000 मीटर से ऊपर थे, तो उसमें सबसे आपको चैलेंजिंग कौन सा आपका एक्सपीडिशन था अब तक? आई थिंक मेरे लिए सबसे चैलेंजिंग पहाड़ तो डेफिनेटली मकालू ही रहेगा। अन्नपूर्णा अपने आप में काफ़ी दुर्गम और डरावना था, पर मकालू एक ऐसा पहाड़ है जिसपे मैंने उसको अटेम्प्ट करना शुरू करा था। विश्व की 5वीं सबसे ऊंची चोटी है, नेपाल के ही रीजन में लाई करती है और इस पे मतलब इसको भी काफ़ी ज़्यादा टेक्निकली चैलेंजिंग माना जाता है। तो इसमें मुझे 4 अटेम्प्ट्स टोटली लगे थे। मैं 19 साल का था जब मैंने इसको चढ़ना पहली बारी देखा था और फाइनली 23 का हो गया था जब तक मैं फाइनली इस पे सबमिट करा। ये 4 साल की जो जर्नी थी इसमें बहुत हम्बलिंग जर्नी रही। इसमें जब ईयर ऑन ईयर बार बहुत क्लोजली फेलियर को देखा, तब जिन लोगों ने ऐसा एक समय आ गया था जिन लोगों ने सपने देखना शुरू करा था उनका भी साथ छूट गया था। वो लोग भी मजाक उड़ाना शुरू कर दिए थे। वो लोग भी मुझे देख के ऐसे बोलते थे कि ये पागल हो गया है, मर के मानेगा। बहुत लोग बहुत इस तरीके से मजाक उड़ाते हैं कि मकालू टिक्की ये ढूंढता रहता है कहीं ना कहीं। तो काफ़ी जोक्स बनने शुरू हो गए थे क्योंकि मैं पागलों की तरह, जुनून की तरह, कभी 100 मीटर, कभी 80 मीटर, कभी 60 मीटर, सारे स्पॉन्सर्स चले गए थे। तो एक ऐसा टाइम काफ़ी वो टाइम था जो पहाड़ के साथ भी एक ऐसे लड़ाई सी चल रही थी और एक पर्सनल फ्रंट पे भी काफ़ी लड़ाई चलती थी। एंड उसमें फोकस रह के ट्रेनिंग कर पाना, ईयर ऑन ईयर वापस आके फेलियर एक्सेप्ट करना, बैक टू ड्राइंग बोर्ड बैठना एंड फिर से रीस्टार्ट कर पाना अपने आप को फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, आई थिंक इट मेड मी इनटू द माउंटेनर हु आई एम टुडे। तो उससे पहले मैंने असल में कभी ढंग से फेलियर देखा नहीं था माउंटेनियरिंग की लाइफ में। हमेशा सपने सोचे थे, एवरेस्ट चढ़ना था, एक ही बारी में ड्रीम्ड इट, लिव्ड इट। दूसरी बारी में निशाना साधा लोत्से पे, वो भी कर दिया। सब फर्स्ट अटेम्प्ट में होता जा रहा था। बट फिर 2012 से ऐसा कुछ घटनाएं घटी जिसमें फेलियर को बहुत क्लोज से देखा। एंड मकालू डेफिनेटली मेरे लिए हमेशा मेरा सबसे मतलब डिफिकल्ट और डेंजरस भी माउंटेन रहेगा एक तरीके से, क्योंकि हर बारी हम लोग कुछ नया प्रिपेयर करके जाते थे और हमेशा पहाड़ एक नई चुनौती लेके, मकालू हमारे सामने नई चुनौती लेके खड़ा होता था। आखिरी 2016 के अभियान में, 2013 में हम लोग बहुत पास से लौटे, रोप्स खत्म हो गई थी। 2014 जब हम लोग लौटे तब एक टीम मेंबर की डेथ हो गई थी, यानिक करके कातालोनियन क्लाइंबर थे, वो मर गए थे। फिर 2015 में नेपाल का वो अर्थक्वेक आया था, तो उसकी वजह से हम लोगों को एक्सपीडिशन कॉल ऑफ करने पड़ गए थे। और 2016 में 2 हमारे शेरपास की डेथ हुई। बट आई थिंक वही आखिरी एक चुनौती थी जो मकालू शायद हमारे टेस्ट लेने के लिए रुकी हुई थी और हमने उसको भी हमारे बीच में ध्यान दिया। हम लोग हमारे क्लाइंबर्स को नीचे लेके आए जो मर गए थे और उसके बाद फिर से हमने कैसे भी अपना मोराल अप करके एक और अटेम्प्ट दिया और थैंकफुली वेदर गॉड्स हमारे साथ थे तो मौसम अच्छा रहा और हम लोग ने फाइनली 2016 में मकालू को जब सबमिट करा, हाँ, फतेह हासिल करी और फिर हम लोगों ने एक नया विश्व कीर्तिमान कायम करा। मैं ये वर्ल्ड का यंगेस्ट क्लाइंबर बन गया था, 5 8000 मीटर पीक्स चढ़ने वाला। उससे पहले जनरली जो 8000 मीटर पीक्स है ओल्डर लोग चढ़ते हैं, तो मोस्टली सीनियर क्लाइंबर्स 40, 45, 50 प्लस। माउंटेनियरिंग एक ऐसा स्पोर्ट है, करेक्ट, एक्सपीरियंस, टाइम, मनी रिक्वायर्ड टू डू सच एक्टिविटीज, तो was generally done by older people. अब so it was a different set of breaking and challenges which I had to overcome. And I think वो मेरे लिए तभी हमेशा सबसे डिफिकल्ट रहा, बट सबसे ज़्यादा हार्ट के क्लोज भी मकालू ही रहेगा। मकालू, लेकिन मैंने तो सुना है माउंट चो ओयू में जब आपने एक्सपीडिशन किया तो आपका पूरा बायां हिस्सा भी पैरालाइज हो गया था। जी थोड़ा सा क्या हुआ था उस टाइम? सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल चली गई थी। हम लोग, मैं जैसा कि आपको पहले बता रहा था कि फेलियर कभी ढंग से लाइफ में चखा नहीं था। एक के बाद एक 3 8000 मीटर पीक्स पे निशाना साधा और फर्स्ट अटेम्प्ट में उन्होंने कर लिया। तो मेरे हिसाब से पहाड़ों का अपना तरीका था कि मुझे थोड़ा हम्बल करने का, और मैं हमेशा यही चीज़ बोलता हूँ कि उनने जान तो ली बट इतनी छोड़ दी कि वापस आ सकूँ पहाड़। तो चोयू विश्व की 6वीं सबसे ऊंची चोटी है, 14 8000 मीटर में से रिलेटिवली ईजियर पीक मानी जाती है। और मैंने 2012 में ये सपना सोचा था कि मैं 2 8000 मीटर पीक्स एक ही क्लाइंबिंग सीजन में लेस देन 30-40 डेज 2 चढ़ के दिखाएंगे। तो इट हैड नेवर बीन अटेम्प्टेड बिफोर। हाँ, और थोड़ा सा
18 ईयर्स का था, तो थोड़ा सा ज़्यादा हर्क्यूलिस टाइप फीलिंग आनी शुरू हो गई थी। एकदम से लगता था कि मैं अगर सोच सकता हूँ तो मैं कर सकता हूँ। ओवर कॉन्फिडेंस डेफिनेटली मैं बोलूँगा, थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था। एंड वेदर रिपोर्ट्स में दिख रहा था कि मौसम खराब होने वाला है, कि विंड्स आए हैं, बट दिमाग में जल्दी लगी हुई थी कि शशपंगमा जाना है, उसका भी परमिट ले रखा है। तो गलत वेदर में पुश करा, गलत सीजन में पुश करा, स्प्रिंग टाइम में ही ऐसा पहाड़ चढ़ने चला गया जो ऑटम टाइम में चढ़ना था, और स्नो स्टॉर्म में फंस गया मेरे 2 और टीम मेंबर्स के साथ। और एक दिन नहीं रुका मौसम खराब होना, दूसरे दिन भी ब्लिजर्ड्स चलते गए, तीसरे दिन भी वाइट आउट है, ब्लिजर्ड्स चल रहे, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, ना लेफ्ट जा सकते, ना राइट, ना नीचे उतर सकते, ना ऊपर। तो शेल्टर सीख करके रुक जाते हैं? बीच में, हाँ, हम लोग ने हमारा कैंप 2 पे हम लोग रुके हुए थे, अराउंड 7000 मीटर्स पे थे। शेल्टर हम लोगों ने सीख कर लिया था, छोटा टेंट लगा के। धीरे धीरे करके अब रिसोर्सेज भी खत्म होने शुरू हो रहे थे, क्योंकि आपको वहाँ हाइड्रेटेड रहने के लिए खुद ही ब्यूटेन के सिलेंडर्स उठा के ले जाने पड़ते हैं। राशन भी उतना ही है जितना 3 जने अपने आपस में लेके जा सकते हैं। उसमें काफी सारा किचन इक्विपमेंट भी होता है, टेक्निकल इक्विपमेंट भी होता है जो क्लाइंबिंग में इस्तेमाल होता है, और पर्सनल इक्विपमेंट भी होता है। आपको लेके चलना सब खुद ही जितना ढो सकते हैं उतना ढो के चलना पड़ता है। तो धीरे धीरे करके रिसोर्सेज भी एक्सटिंग्विश होना शुरू हो रहे थे, खत्म हो रहे थे। एंड चौथा जब दिन हुआ तब मैं जब उठा तो मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगा, और उस टाइम पे मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाफ ऑफ माई बॉडी स्लीप ड्यूरिंग माई स्लीप ओनली, 3rd नाइट को पैरालिसिस में चली गई थी। हाई ऑल्टीट्यूड में लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से आपका खून मोटा होना शुरू हो जाता है। तो मेरे राइट साइड ऑफ माई ब्रेन में 11 क्लॉट्स बन गए थे। इसको सेरेब्रल एडीमा बोलते हैं। सेरेब्रल एडीमा का एक्सटेंसिव जो स्टेज हो जाती है उसको सेरेब्रल थ्रोम्बोसिस बोलते हैं, जब क्लॉटिंग होनी शुरू हो जाती है आपके ब्रेन में। So, ये लैक ऑफ ऑक्सीजन से फिर लैक ऑफ ऑक्सीजन से हो गया। मूवमेंट क्यों नहीं करा वहाँ पे इतना ज़्यादा, क्योंकि हम शेल्टर में बैठे हुए थे, रुकना पड़ा था। तो ऐसी पैरालाइज स्टेट में फिर मेरे टीम मेंबर्स को भी काफ़ी डिफिकल्ट कॉल लेनी पड़ी, जब उनसे मैं रिवाइव नहीं हो पाया। उनने काफ़ी कोशिश करी, फिर अब उनको मुझे पीछे छोड़ के जाना पड़ा। फिर वो लोग नीचे उतरे, उन्होंने ज़रूर मुझे प्रॉमिस करा कि हम अगर जैसे ही मौसम साफ़ होगा तो हम रेस्क्यू करने आएंगे, और अगर रेस्क्यू नहीं तो रिकवरी तो करेंगे ही करेंगे। तो अब माउंटेनियरिंग में 2 टर्म्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं कि रेस्क्यू चल रहा है कि रिकवरी। क्योंकि रेस्क्यू तब तक रहता है जब तक इंसान जिंदा है, रिकवरी होती है सिर्फ बॉडी की। अब तो 3 या 4 दिन हो चुके हैं, अब तो बॉडी ही लेके आनी है नीचे। तो इन्वायरमेंट बड़ा एक्सट्रीम हो जाता है, वही मेरे साथ हुआ। मैं फंस गया, पैरालाइज। अब वहाँ से फिर मैंने अपनी आप अकेले थे वहाँ पे बस? जी, कैंप 2 ऑफ चोयू पे 2012 का स्प्रिंग सीजन की बात है। एंड काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया था। मैंने अपनी मॉम को फ़ोन करके लास्ट थोड़ी सी बैटरी बची थी, उनको बताया कि मैं भाई शायद घर नहीं आ पाऊंगा, क्योंकि वो हमेशा मुझे भेजने से पहले हमेशा बोलते हैं कि नहीं, यू हैव टू प्रॉमिस मी। समिट गया भाड़ में, बट पहले अपने आप को तुमने वापस आना है हमेशा। तो अंदर से ऐसे एक आग निकली, टेंट के ऐसे कोने से थोड़ा सा टेंट खुला हुआ था, उसमें एक माउंटेनियर का थोड़ा सा बूट बाहर निकल रहा था। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि शायद एक और इंसान भी पुराना है, वो दब गया था वहाँ पे शायद ऊपर या नीचे जाते हुए। तो उसको देख के मुझे ऐसे अंदर से लगा कि कोशिश तो करनी ज़रूरी है। अगर लोग मुझे कल को ऐसा आके यहाँ पड़ा हुआ एक टेंट के अंदर पाएंगे, बोलेंगे इसने तो गिव अप कर दिया था। और गिव अप, और मुझे बचपन से ना अंदर से ऐसा थोड़ा सा ये होता है कि अगर जब भी कोई मुझे ऐसे देख के बोलता है कि अच्छा तुम नहीं कर सकते, तो मेरे अंदर फिर ऐसा आग से ले जाती है, अच्छा नहीं अब मैं करके दिखाऊंगा। तो ऐसा चैलेंजिंग वाला अंदर से एटीट्यूड हमेशा था। तो उस दिन एक तरीके से मुझे ऐसा लगा कि नेचर मुझे चैलेंज कर रही है, देख रही है कि मैं मेरे अंदर कितनी और स्ट्रेंथ बाकी है। तो मैं प्रॉमिस करा, मतलब लेफ्ट हैंड एंड लेफ्ट लेग तो चल नहीं रहा था। तो मैंने अपना बोला कि अब जब तक सांस है, जब तक ये राइट घुटने में जोर है, तब तक क्रॉल करेंगे। तो फिर क्रॉल करा 6-7 घंटा वहाँ पे। क्रॉल करके 6-7 घंटे क्रॉल किया आपने? जी। तो क्रॉल करते करते फिर काफ़ी ठंड हो रही थी, फिर स्नोस्टॉर्म खत्म नहीं हो रहा था। फिर एक टेक्निकल सेक्शन आता है चोयू पे कैंप 2 से कैंप 1 आने के लिए। ब्लू आइस वॉल है, अराउंड 120-150 मीटर लंबी है। उस पर रोप्स से रैपलिंग करके नीचे उतरना पड़ता है। तो उसके लिए ऑब्वियस दोनों हाथों दोनों टांगे जरूरत होती है। हाँ। अगर डेड बॉडी को लेकर आना है नीचे, या किसी जिसका बॉडी नहीं काम करती, एटलीस्ट 4 या 5 जनों की आपको हेल्प जरूरत पड़ती है। तो मैं उस लेज पे खड़ा था। फिर मैंने थोड़ी देर देखा, मतलब अब तो ऊपर मरने से अच्छा है कि नीचे गिर के मर जाऊं। तो अपने आप को फिर उस लेज से धक्का दे दिया, फिर नीचे गिर गया कैसे भी करके। फिर वहाँ पे आई थिंक मैं पास आउट कर गया था। फिर अगले दिन थैंकफुली मौसम बेटर हो गया, तो शेरपास जब ढूंढते हुए आए तो उन्होंने मुझे एक पत्थर के पास ही थोड़ा मेरा रेड रंग का डाउन सूट बर्फ से बाहर निकल रहा था, उन्होंने उसको देखा, पहचाना। और फिर उन्होंने ऑब्वियसली तब तक जब तक वो मुझे ढूंढते तब तक मैं अकॉर्डिंग टू देम मर चुका था। नो हार्ट बीट, नो ब्रेन एक्टिविटी, नो ब्रीदिंग, नथिंग, नो पल्स।
तो उन लोगों ने फ़ोटो ली मेरी, टाइम ऑफ डेथ नोट करा और उनने फिर मुझे स्लीपिंग बैग में डेड बॉडी की तरह पैक करके धीरे धीरे नीचे लाना शुरू कर दिया। बट नीचे लाते लाते आई थिंक मैं हाइबरनेशन मोड में चला गया था ठंड में ना तो मुझे ऐसा लगा जब वो नीचे लेके आया तब थोड़ी गर्मी हुई होगी स्लीपिंग बैग के अंदर, तो फिर थोड़ा थोड़ा मेरा हिलना लाइफ वापस आ गई आई थिंक शरीर में। और फिर ऐसे करके फिर काफ़ी लंबी जर्नी थी। फिर वहाँ से मुझे नेक्स्ट मेमोरी है कि अब मैं नेपाल आ गए थे, काठमांडू मुझे रेस्क्यू करा गया था। तिब्बत जैसे रीजन में हेलीकॉप्टर्स उड़ते नहीं तो एयर एवैक्यूएशन अलाउड नहीं था। और 2012 में फिर 6-7 महीने लगे रिकवरी आते आते थैंकफुली, बट अब पैरालिसिस से कम्प्लीटली रिकवर्ड हूँ और वापस अपने अभियान करने पे चला गया हूँ। इतना सब होने के बावजूद भी फिर आप माउंटेनियरिंग आगे चालू रखना चाहते हैं, फिर आपका उद्देश्य है कि मुझे और 7 पहाड़ चढ़ने हैं जो बचे हैं। बट मेरे हिसाब से यही एक जुनून है जो हम लोगों को समिट तक भी लेके जाता है और घर भी वापस लेके आता है। और मतलब मेरे हिसाब से इंग्लिश में बोले तो बहुत एक अच्छी सेइंग है, बोलते हैं कि स्ट्राइविंग इज़ द ओनली वे टू फील अलाइव। जब मैं वहाँ पहाड़ों पे होता हूँ तब आई रियली डू फील कि मतलब मैं 15,000 साल का एक एग्रीकल्चरल एवोल्यूशन का प्रोडक्ट हूँ। मेरी सारी जो पांचों की पांचों इंद्रियाँ हैं अपने अटमोस्ट पे काम कर रही होती हैं। यहाँ जब मैं होता हूँ मोस्टली रिलैक्स इन्वायरमेंट, बड़ा एंग्जाइटी सी रहती है मेरे अंदर। जब मैं एक्सट्रीम इन्वायरमेंट से रहता हूँ तब आई फील मोर रिलैक्स। तो एक्चुअली पहाड़ ही मेरा एक तरीके से घर बन गया और मैं वहीं पर ज़्यादा रिलैक्स फील करता हूँ। वहाँ नहीं जाता तो उल्टा थोड़ा सा और एंग्शियस होना शुरू हो जाता हूँ अंदर से। सो पहाड़ों पे ही आपको अपना घर लगता है और बस लगता है कि वही आपको बुला रहे हैं। बिल्कुल, माउंटेन्स आर कॉलिंग फॉरएवर। और जैसे आपने बताया कि इसमें 15-20 किलो वेट लॉस भी हो जाता है जब हम क्लाइंबिंग करते हैं, और आप सिर्फ 1500 या 2000 कैलोरी की डाइट खाते हैं, तो क्या खाते पीते हैं? क्या आप कुछ लेके चलते हैं? क्या खाते हैं जब आप क्लाइंबिंग? बेस कैंप तक हम लोगों के पास फिर भी काफ़ी अच्छे राशन आ जाते हैं विद मॉडर्न माउंटेनियरिंग। हेलीकॉप्टर से सॉर्टीज लगती रहती हैं, तो फ्रेश वेजिटेबल्स फिर भी हम लोगों को थोड़ा बहुत बेस कैंप के ऑल्टीट्यूड 5000 मीटर तक मिल जाता है। तो वो आपको कुक करना पड़ता है खुद से वहाँ पे? हाँ, बेस कैंप में पूरा हमारे पास सेटअप रहता है। ग्लेशियर के बीच में हम लोग प्रॉपर पानी लेके आते हैं। सब्जियां जो आती हैं, सब्जियां ज़्यादा टाइम लास्ट नहीं करती, टमाटर से लेके प्याज तक का सबका पानी सूख जाता है, एकदम जम जाता है, तो उसका तो सब्जी खराब हो जाती है सारी की सारी। तो हम लोगों को फ्रेश वेजिटेबल सप्लाईज बेस कैंप तक रहते हैं। उसके बियॉन्ड हम लोग सिर्फ ड्राई फ्रूट्स, MREs, मील्स रेडी टू ईट होते हैं। तो ये सिल्वर बैग्स में जो खाना आता है कि थोड़ा सा बर्फ पिघलाई, आइस पिघलाई और उसमें पैकेट में जो भी है वो डाल के नूडल्स हो गए, में बस डाल दिया। तो सारा ये स्कूल के बच्चे, हम लोग बहुत सारे, हमारे जो एक कंपनी में रन करता हूँ क्लाइंब अप एडवेंचर्स, उसमें हम लोग स्कूल प्रोग्राम्स रन करते हैं। इसमें हम बच्चों को एडवेंचर स्पोर्ट्स से वाकिफ करवाते हैं स्कूल के अंदर ही। तो बहुत सारे बच्चे हमेशा यही जानना चाहते हैं, बड़े खुश हो जाते हैं जान के कि पहाड़ पे हम लोग बहुत सारी मैगी खाते हैं। तो दे आर वेरी एक्साइटेड टू नो कि फेवरेट है बच्चों की आज भी। दो वेरी अनहेल्दी होती है, बट उस इन्वायरमेंट में चॉकलेट बार्स हो गया, हाई कैलोरी एक डाइट जो होती है वो हम लेने की कोशिश करते हैं, हाई शुगर हाई कैलोरी, क्योंकि बॉडी एकदम एक ऐसे स्टेट में होती है जहाँ पे बिल्कुल अनीमिक हो रही होती है। आपकी बॉडी कैलोरी एनर्जी के लिए मसल भी खाना शुरू कर देती है, प्रोटीन जो आपके मसल से मिलता है वो भी खा जाती है। इतना कैलोरी बर्न हो रहा होता है रोज, तो ब्लैकआउट होने शुरू हो जाते हैं। तो एनीथिंग, चीज़ हो गया, लॉट्स ऑफ सलामी और ये सब चीज़ें होंगी, ऐसे नॉनवेज, हाई नॉनवेज डाइट हो गया, घी हो गया, आटे वाली चीज़ें हो गई, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा हम लोग पहाड़ पे। तो ये सब आप लेके जाते हैं साथ में? जी, खुद। तो एक माउंटेनर का जो बैकपैक होता है, एक पर्वतारोही का जो बैकपैक होता है, वो अराउंड कहीं ना कहीं 30 से 40 किलो के बीच में वे करता है एट एनी गिवन टाइम। ले जाना है, वो भी वजन को लेके आपको चढ़ना है। यस। आपका कुछ ऐसा फेवरेट फूड जो आप साथ में लेके जाते हैं कि मतलब जिसको थोड़ा सा भी खा के आपको वहाँ पहाड़ों में भी घर की याद आती है कि ये तो लेके जाऊँ? बिल्कुल। मम्मी ने असल में बचपन से ही सारी ट्रेनिंग देके रखी हुई है। तो भाई और जैसे मेरी एक एल्डर सिस्टर भी है, हम दोनों को ही कुकिंग बचपन से सिखाई हुई है। तो कड़ी चावल और राजमा चावल, ये मेरे दो एकदम फेवरेट सोल फूड्स हैं। सबसे पहले एक्सपीडिशन से ही वापस आता हूँ तो सबसे पहले कड़ी चावल बनते हैं और मम्मी को बोलता हूँ बस ये अभी नेपाली दाल भात तरकारी खा खा के बहुत हो गया, अभी कुछ दिन थोड़े घी डला हुआ थोड़ा सा कड़ी चावल, राजमा चावल, अरहर की दाल और अपना यूपी की तरफ जो रहता है थोड़ा सा अरहर की दाल, आलू सब्जी और चावल, ये सब मुझे बहुत पसंद है। तो कुछ घर का खाना कुछ बना हुआ लेके जाते हैं, जैसे लड्डू हो गए, बेसन के लड्डू जाते हैं। बिल्कुल बेसन के लड्डू, और वो पता नहीं विमेन को प्रेगनेंसी के टाइम पे देते हैं ना, मम्मी मुझे वो, हाँ, गोंद के लड्डू भी मुझे भेजती है। ये सब कुछ ऊपर काम आता है, जितनी कैलोरी आप खा सको। गोंद के लड्डू, इसके लड्डू, उसके लड्डू, सारे लड्डू सब लेके जाता हूँ। जाते जाते सबका बन जाता है हलवा, है ना वहाँ एवरेस्ट। लेकिन वो वहाँ भी स्वाद लगते होंगे। हाँ बिल्कुल, वहाँ पे भी सब चम्मच लेके बैठे होते हैं। और एक्चुअली में मैं अपना जितना फूड होता है
इट इज़ ऑलवेज अ वेरी बिग हिट। मदर महाराष्ट्र से हैं एंड फादर यूपी से हैं, तो लहसुन का तिखट हो गया, जैसे शेंगे की चटनी हो गई, पूरन पोड़ी हो गई, ये सारे ही आइटम सारे मेरे जितने चाइनीज़, जापानीज़, यूरोपियन, नॉर्थ अमेरिकन, हर कंट्री के लोग आते हैं, सब हल्दीराम की सब चिवड़ा से लेके सब कुछ खा रहे होते हैं। फुल हिट है, इंडियन कुजीन फुल हिट होता है। तो मेरे पास जनरली सब टाइप का खाना पीना रहता है बेस कैंप में, ऑल काइंड ऑफ स्नैक्स। टक शॉप के नाम से मेरा टेंट जाना जाता है। तो मुझे खाना पीना छोटा छोटा पसंद है, तो मैं काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं यहाँ से लेकर आता हूँ। नमकीन हो गया, लड्डू हो गए, और डेफिनेटली सोल फूड हल्दीराम्स का ले जाता हूँ, बट इतना टेस्ट वो घर वाला नहीं आता, बट हाँ मन से थोड़ा सा तो अच्छा लगता है, घर के थोड़ा सा और करीब चला गया। बहुत अच्छा। और आपके माउंटेनियरिंग में तो आपके दोस्त होंगे ही, उसके अलावा भी आपके कहीं कुछ और दोस्त हैं, कुछ और करते हैं माउंटेनियरिंग के अलावा? नहीं बिल्कुल है थैंकफुली, और वो सिर्फ उन्हीं की वजह से है, तो सारे दोस्तों को भी थैंक यू बोला हूँ कि वही मुझे झेल रहे होते हैं यहाँ, स्पेशली यहाँ नोएडा एंड स्कूल वाले जितने फ्रेंड्स हैं, उन लोगों के लिए असल में वो उन लोगों के लिए भी आज तक सबसे बड़ा रहस्य यही रहा है कि आसपास यहाँ की पहाड़ तो है नहीं, तुमने कहाँ से सोच लिया पहाड़ चढ़ने का? कैसे? तो दे जनरली आर वेरी कि हाँ ये पहाड़ों वाली बात है ना, पहाड़ों में करा कर हम लोग आके लॉजिक मत सुनाएगा। सो नोएडा फ्रेंड्स आर देयर, सेक्टर में हमारे 3-4 बचपन के मेरे दोस्त हैं, तो दे आर स्टिल रेलिवेंट। बट मोस्ट ऑफ द टाइम ग्रोइंग अप डेज, टीनेज डेज मैंने पहाड़ों में ही ट्रेनिंग करते हुए बिताया, एंड मोस्टली विद दे वर ऑल 40-50 ईयर ओल्ड्स पर्वतारोहण के फील्ड में। तो मैं जनरली वो अकेला टीनेजर होता था जिसकी रैगिंग हो रही होती है, सारा पानी लेके आना है ये लेके आएगा, दूर से कुछ लेके आएगा, मेरे अंदर जोश में था ट्रेल ब्रेक करना है यही करेगा आगे लगेगा। तो बहुत अच्छे तरीके से सारे सीनियर माउंटेनर्स ने मुझे वेलकम करा एंड रैगिंग करी एंड सिखाया सब कुछ। बट आई हैव ऑलवेज बीन द यंगेस्ट वन इन द ग्रुप, तो थोड़े मेरी एज के दोस्त कम रहे हैं, बट मोस्टली सारे जितने माउंटेनियरिंग की ही ज़्यादातर दोस्त रहे हैं मेरे। तो जैसा आपने भी बताया कि ऐसा भी होता है कि आपको जैसे 100 मीटर आप इतनी करीब पहुंच चुके हो अपने लक्ष्य के, लेकिन आपको वापस आना पड़ता है, तो उस टाइम पे कैसे डिसीजन लेते हो कि अभी मैंने यहाँ इतने दिनों तक मेहनत की है लेकिन सब छोड़ के मुझे वापस जाना है? ऐसा नहीं लगता कि बस 100 ही मीटर तो है, चलो चली जाता हूँ आगे? इसके काफ़ी सारे पहलू हैं, ज़रूर बिल्कुल ऐसा ही होता है। और माउंटेनियरिंग एक ऐसा स्पोर्ट है जिसमें काफ़ी पुरानी हमारी हिस्ट्री रही है और नॉलेज पास ऑन होती रही है। तो इसके लिए एक वर्ड है समिट फीवर बुलाते हैं इसको, कि आपको टनल लाइक विजन हो जाता है समिट पे, विद लैक ऑफ ऑक्सीजन, कि आपको जाना है। और उसके चक्कर में कई बार क्या होता है कि आपको फ्रॉस्टबाइट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, परमानेंट कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं आपकी एवरीडे लाइफ के ऊपर भी। अगर आप अपनी एज बेसिक एज अगर थंब कट जाए आपका, तो सारी जो ह्यूमंस के लिए डिजाइन चीज़ें हैं वो ऐसे डिजाइन होती हैं कि थंब के बगैर काम नहीं चल सकता आपका। बट इमिडिएटली बस एक फिंगर की भी जब आप वैल्यू देखते हैं और अपने फेलो माउंटेनर्स को देखते हैं सफ़र करते हुए, उसके बाद भी दो दे आर वेरी मोटिवेटेड एंड इंस्पायरिंग एंड दे लीड देयर लाइव्स विद हाई स्पिरिट्स, बट हमने कॉन्सिक्वेंसेस देखे हैं ऑफ जब आप सही टाइम पे घूम के नहीं आ सकते। सो वी हैव सेइंग्स लाइक दिस इन माउंटेनियरिंग, गुड माउंटेनर इज द वन हु कैन रिटर्न इन टाइम, नॉट हु सबमिटेड द मोस्ट ऑफ द मोस्ट माउंटेन्स। क्योंकि हम लोगों को पता है कि जब आप एक पॉइंट के बियॉन्ड अगर आप पुश कर जाओगे, सही में कई बार मन से ऐसा लगता है मैम कि इतना पास में थोड़ा सा ऐसे जाके आ जाऊंगा, क्या फर्क पड़ जाएगा, पिछले 14 घंटे से चढ़ रहे हैं, 20 घंटे से चढ़ रहे हैं, अब 1 घंटे आधे घंटे में क्या हो जाएगा। तो कुछ होता तो नहीं है, बट थैंकफुली आई डोंट नो हाउ, एक इनेट शायद स्किल सेट है कि हमेशा ही बहुत क्लैरिटी रहती है, इवन इन हाई ऑल्टीट्यूड, इवन विद द लैक ऑफ ऑक्सीजन। बहुत मन में लालच तो आता है कि ये रहा जस्ट इतना दूर है कि टच करके आ जाता हूँ, हाँ पूरे 2.5-3 महीने की मेहनत रंग लाएगी, घर जाऊंगा सब कुछ होगा, वापस लौट के कई बार आते हैं तो रीजंस भी नहीं होते लोगों को बताने के लिए क्यों नहीं हुआ समिट, सब पूछते क्यों नहीं हुआ, इतने पास से आ गए, क्यों वापस आए। बट कहीं ना कहीं मुझे पता है कि व्हाट इज द बेस्ट फॉर मी ऑल्सो, एंड दैट इज वाई हम लोगों को माइंडसेट रखना ज़रूरी होता है कि यस मेरे पास फ्यूल होना चाहिए कि मैं ऊपर तक चला जाऊं, बट क्या मेरे पास उसके बाद फ्यूल बचेगा कि मैं वापस भी आ पाऊँ। तो हमेशा हमारे माइंडसेट रहता है कि दो, हम लोगों को पता होता है कि जब आपको ऐसा लगना शुरू हो जाए ना बस कि अब नहीं हो पाएगा, अब एक भी कदम नहीं ले पाऊंगा, और तब भी आपके अंदर इतनी पावर होती है कि आप कम से कम और 3 से 4 घंटा निकाल सको। बट यही चीज़ ध्यान में रखते हुए हम लोग ये भी पता होना चाहिए कि कब हम लोगों को घूम जाना है एंड कब सिचुएशन अब ख़राब हो सकती है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब आप वहाँ पे ऐसे हवाएं और नेचर इसे इतना फुल फोर्स में देखते हैं ना, तब बड़ी अच्छे से इंसान को क्लैरिटी मिल जाती है कि बेटा आप लौट लो घर, वरना इतने के लायक भी नहीं बचोगे। हाँ, तो दो समटाइम्स मेरे फेलो माउंटेनर्स कंफ्यूज हो जाते हैं, हुआ है, बट समहाउ सीइंग नेचर इन सच विविड स्ट्रेंथ एंड मैसिव उसका जो रूप होता है पूरा वहाँ पे, मुझे नहीं लगता कि
मैं कभी भी बहुत ज़्यादा पुश करके आगे जा पाता हूँ, मुझे हमेशा बड़े क्लैरिटी होती है, नहीं वापस आ जाएंगे अगले साल, जिंदा बच गए तो वापस आ जाएंगे, फिर मेहनत करेंगे, फिर पहुंच फिर जाएंगे, वापस आ जाएंगे। बिल्कुल। तो अर्जुन, जैसा आपने बताया कि जब हम माउंटेनियरिंग करते हैं तो हमने नेचर को आपने बिल्कुल उसके विविड और मैसिव फॉर्म में देखा, तो वो सब देखते हुए, ऊपर चढ़ते हुए या माउंटेनियरिंग करते हुए, क्या इस आपकी जर्नी में आपने ऐसे लेसन सीखे जो हम सबको अपनी डेली लाइफ में हम उसको अप्लाई कर सकते हैं? आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट जो लेसन पहाड़ों ने हमेशा सिखाया है कि आपको पता है कि कभी भी लाइफ प्लान के हिसाब से नहीं अनफोल्ड होती, बट तब भी एक प्लान होना बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज प्लानिंग इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर नोइंग द फ्यूचर, प्लानिंग रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए आपको अपनी एक क्षमता के बारे में, अपने रिसोर्सेज के बारे में और अच्छे से नॉलेज हो, ज्ञान हो पाए, जो भी आपका गोल हो उसको आप प्लान करें। जी बिल्कुल, तो जो भी आपका गोल है एक प्लान करना बहुत ज़रूरी है। एंड सेकंड चीज़ जो पहाड़ों ने मुझे सिखाई कि ग्रेटनेस एक वो एलूसिव गॉड लाइक फीचर नहीं है जो सिर्फ स्पेशल ही अमंग्स अस टेस्ट कर पाएंगे, वो एक इतनी सुंदर ब्यूटीफुल चीज़ है जो सच्ची में हम सबके अंदर कहीं ना कहीं है। इट इज़ नॉट, मतलब कि ये ऐसी कोई बहुत अजीब सी एलियन लाइक फीचर नहीं है जो सिर्फ कुछ ही लोगों में होगा। ऑल दैट मैटर करता है कि आपके सपने कितने बड़े हैं और आप उसको कितनी कंसिस्टेंसी से उन पे वर्क कर पाए। तो सेकंड चीज़ रहेगी कंसिस्टेंसी। ग्रेट बड़े बड़े सपने बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्लान और इन सब चीज़ों से साकार नहीं होते, बहुत बड़े एक्शन लेने से साकार नहीं होते। वो कौन सी 4 चीज़ें हैं या 3 चीज़ें हैं जो अपनी एवरीडे लाइफ में बिना तोड़े रिपीट पे कर सकते हो और उससे ग्रेटनेस कई बार अचीव होती है। तो कीप इट सिंपल, बड़े बड़े सपने देखिए बट कीप इट वेरी सिंपल। So this is the second. Break into small habits, as we say, and follow it up daily. Follow it up simply daily. So consistency would be second, and the third lesson would definitely be dreaming big and daring to chase it. क्योंकि कई बार हम लोग जैसे अपनी कल्पनाओं की भी जो इमेजिनेशन की जो बाउंड्रीज होती हैं वो भी बहुत सीमित होती हैं। तो जब मैं 16 साल का था और जब मैं सपने सोचता था तब मुझे ऐसा लगता था कि जो मैंने सपने सोचे वो सही में बहुत बड़े हैं। बट धीरे धीरे करके जैसे आप थोड़े और ग्रो हो जाते हैं, जब 25-30 की एज पे आ जाते हैं तो समझ में आता है कि हमारी कल्पना की भी जो सीमाएं थी वो कितनी छोटी थी, है ना। तो कभी भी सपने सोचने में कंजूसी मत करिए, है ना, और बड़े बड़े सपने सोचिए, क्योंकि अगर आप सोच सकते हो तो आप सही में उसको साकार भी कर सकते हो। तो बड़े सपने सोचिए, बहुत सारे बड़े बड़े सपने सोचने चाहिए। और लास्ट एक और 3 आपने बोला था, बट एक और +1 एक लास्ट लर्निंग रहेगा कि मेरा मानना है सब जो जने ये पॉडकास्ट भी शायद सुनेंगे, हम सबके जीवन में एक एक पहाड़ होता है। ज़रूरी नहीं है कि वो असली पहाड़ हो, और पहाड़ चढ़ने का फंडा सेम होता है सारी पहाड़ों का, कि सर नीचे रखना है ना, और अपने अगले कदम पे फोकस रखना है और कंसिस्टेंटली हार्ड वर्क करना है। तो फाइंड द एवरेस्ट ऑफ योर लाइफ, है ना। सबकी लाइफ में एक एक एवरेस्ट है और उसको सबको चढ़ना है। उसका प्रोसेस सेम है, डिलिजेंट हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी एंड you can achieve your dreams. बहुत बढ़िया बात कही अर्जुन आपने हमारे दर्शकों के लिए। अगर कोई एक आम आदमी आपसे पूछता है, या जैसे मुझे अर्जुन माउंटेनियरिंग स्टार्ट करनी है, 8000 मीटर तक जाना है, तो कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए? आई थिंक सबसे पहला कदम ये रहेगा कि एक एंथुजियास्ट तो सब रहते हैं, बट जब हम एवरेस्ट जैसी चोटियों के बारे में बात करें तो इसमें हम लोगों को बहुत केयरफुल रहना पड़ता है। फर्स्ट स्टेप विल बी बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स। हिंदुस्तान में अब अराउंड 8 ऐसे पर्वतारोहण के इंस्टीट्यूट्स बन चुके हैं, ऑलरेडी रन बाय स्टेट गवर्नमेंट्स एंड MOD, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। एक हमारे जैसे इंस्टीट्यूट है गुलमर्ग में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्कीइंग एंड माउंटेनियरिंग। एक उत्तरकाशी में है NIM, जहाँ से मैंने कोर्सेज करे हुए हैं। एक HMI है दार्जिलिंग में, हिमालयन माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट स्टार्टेड बाय टेंजिंग नॉर्गे जी। अब गुजरात की तरफ माउंट आबू में एक इंस्टीट्यूट खुल चुका है। ऐसे मनाली हिमाचल में अभी अभिमास करके अटल बिहारी माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स एंड अलाइड एडवेंचर स्पोर्ट्स। तो ऐसे मल्टीपल स्टेट रन इंस्टीट्यूट्स हैं इंडिया में जो इंडियन सिटीजन्स के लिए सब्सिडाइज रेट पे पर्वतारोहण के कोर्सेज रन करते हैं। इसमें अब ऑलरेडी विद पॉपुलराइजेशन ऑफ माउंटेनियरिंग क्या हो गया कि यहाँ वेटिंग लिस्ट है, ऑलमोस्ट 2 साल की वेटिंग लिस्ट है। उन्होंने कोर्सेज भी इंक्रीज कर दिए हैं, बट फर्स्ट स्टेप इज बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स। आपको अल्फा ग्रेडिंग चाहिए। पहले आपको कुछ बेसिक फिटनेस भी लगती है कि अगर मुझे बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स के लिए भी अगर आपको, हाँ बिल्कुल, फिटनेस आपको करनी जरूरी है, क्योंकि बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स भी 28 दिन का काफी रोबस्ट कोर्स होता है जिसमें आपको अच्छे से रगड़ा मिलता है, दैट इज अप टू मिलिट्री स्टैंडर्ड्स। तो उसके लिए प्रिपेयर करने के लिए कम से कम आपको मिनिमम 1.5 आवर्स से कम में 10 किलोमीटर्स करना आना चाहिए। हैवी बैकपैक के साथ इंटेंस कार्डियो करना
आना चाहिए और काफी सारी एक्सरसाइज है बेसिक स्टैंडर्ड आनी चाहिए। हाँ, मीट करना आना चाहिए बिफोर डूइंग अ बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स। फिर आपको उसमें अल्फा ग्रेडिंग लेनी पड़ेगी, फिर आप क्वालिफाई कर जाते हैं एडवांस माउंटेनियरिंग कोर्स के लिए। एडवांस माउंटेनियरिंग कोर्स में अगर आपको अल्फा ग्रेड मिल जाता है तो यू आर सर्टिफाइड माउंटेनियर। फिर आप इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन से, उससे जो भी गवर्नमेंट अभियान कंडक्ट करती है उसका आप ऑफिशियली पार्ट बन सकते हैं। विद दैट सर्टिफिकेट देन यू कैन गो क्लाइम इन नेपाल ऑल्सो, देन यू कैन गो क्लाइम इन यूरोप ऑल्सो। तो ये एक प्रोफेशनल माउंटेनियर बनने का बेसिक 2 कोर्सेज हैं जो आपको करने पड़ते हैं। उसके अलावा अगर आपने इंस्ट्रक्टर बनना है, एडवेंचर इंस्ट्रक्टर बनना है, माउंटेनिंग इंस्ट्रक्टर बनना है, 2 और कोर्सेज हैं, सर्च एंड रेस्क्यू एंड MOI, मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो वो आपको कंप्लीट करने पड़ते हैं दोनों में अल्फा ग्रेडिंग लेके। सो दैट इज द बेसिक ट्रेजेक्ट्री टू बिकमिंग अ माउंटेनियर। एंड उसके अलावा फिर इंटरनेशनल गाइडिंग करने के लिए IFMC है, इंटरनेशनल बॉडी है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ स्पोर्ट क्लाइंबिंग एंड UIA है, यूनियन ऑफ इंटरनेशनल अल्पाइन एसोसिएशन। तो उसके कंडक्टेड कोर्स होते हैं जिससे आप इंटरनेशनल माउंटेन गाइड बन सकते हैं। हमने सुना है जगह जगह वॉल क्लाइंबिंग के भी आजकल इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पे Correct. बहुत बड़े और बच्चे वॉल क्लाइंबिंग करते हैं। तो माउंटेनियरिंग में से ही एक और ब्रांच आउट अब स्पोर्ट निकल के आ गई है जो ओलंपिक्स का पार्ट बन गया है। इसका नाम है स्पोर्ट क्लाइंबिंग। लास्ट ओलंपिक्स में हमने इसको एंट्री लेते हुए देखा। ये एक नए स्पोर्ट के दौर पे इंट्रोड्यूस करवाया गया था और काफ़ी उसकी पॉपुलैरिटी देख के ये ऑफिशियली अब ओलंपिक्स का फास्टेस्ट स्पोर्ट बन चुका है, क्योंकि पहले 100 मीटर्स की रेस को ओलंपिक्स का फास्टेस्ट स्पोर्ट बुलाया जाता था। क्लाइंबिंग में, स्पोर्ट क्लाइंबिंग में 3 कैटेगरी है जिसको आपको मास्टर करना पड़ता है टू अर्न एन ओलंपिक गोल्ड। एक है स्पोर्ट क्लाइंब, एक है लीड क्लाइंबिंग, एक है स्पीड क्लाइंबिंग और एक है बोल्डरिंग। लीड क्लाइंबिंग में आपके काफ़ी डिफिकल्ट एक पजल्स आपके सामने बना होता है, रोप के द्वारा आप रिलेस के थ्रू पास करते हुए वो पजल आपने सॉल्व करना। उसमें ओवरहैंग भी आता है, लॉन्ग पिच भी है और उसके ऊपर बाकी फिर एक टॉप है। सारा बहुत टेक्निकल होता है। दूसरी कैटेगरी है स्पीड क्लाइंबिंग जो हार्डली 8 सेकंड से भी कम में खत्म हो जाता है। आपको 8 सेकंड्स में ऊपर चढ़ना है। 8 सेकंड्स में 2 12-12 मीटर की वॉल्स होती हैं जिसमें उसका ऑफिशियल जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो अभी 6.8 सेकंड्स है। इंडियंस ऑलरेडी 7.2 7.3 टच कर रहे हैं। तो दूसरी कैटेगरी है स्पोर्ट क्लाइंबिंग एंड तीसरी कैटेगरी है बोल्डरिंग जिसमें हाइट ज़्यादा नहीं होती, अराउंड 6 मीटर की वॉल्स होती हैं एंड उसमें 5 पजल्स होते हैं लगे हुए जो आपको क्लाइंबिंग के माध्यम से सॉल्व करना है। वो तो ज़्यादा डायनामिक होंगे। तो इन तीनों कैटेगरीज अब ओलंपिक में आ चुकी हैं एंड स्पोर्ट क्लाइंबिंग अब फाइनली इंडिया में भी बहुत एग्रेसिवली प्रमोट हो रहा है। हमारे पास इंडिया का सबसे लार्जेस्ट जो क्लाइंबिंग जिम है वो यहीं दिल्ली NCR रीजन में नोएडा के क्षेत्र में आ चुका है, यूपी में। 2 और इंटरनेशनल क्लाइंबिंग जिम्स है जो वसंत कुंज और दिल्ली में है अभी। तो क्या अर्जुन आप मैं सीख सकती हूँ कि कैसे उस पे हम लोग वॉल क्लाइंब कर सकते हैं? बिल्कुल। आई थिंक बहुत इंस्टिंक्चुअल होता है। मैं हमेशा छोटे बच्चों को भी बताता हूँ, सब ग्रोन अप्स को तो खास करके ये बताना जरूरी है कि योर बॉडी विल फॉलो थ्रू, जस्ट माइंड को आपको कन्विंस करना है, क्योंकि बॉडी ऑलरेडी जानती है ये सारी एक्टिविटीज करना एंड आपके फोरफादर्स करते रहे हैं, तो इस वजह से आप अभी सर्वाइव करके यहाँ बैठे हुए हम सब लोग यहाँ पे। सो द फैक्ट दैट वी आर ऑल सिटिंग, बॉडी नोज कि क्लाइंबिंग कैसे करना है। आई थिंक इट विल बी वेरी एक्साइटिंग एंड वी मस्ट डेफिनेटली प्लान अ वॉल क्लाइंबिंग सेशन अलोंग विद यू। बिल्कुल, चलिए आपके साथ वॉल क्लाइंबिंग भी करते हैं। डन। So I think Oh, it seems to be scary. no, it's not at all scary, just looks scary, but I think you'll be naturally very good at this. So शुरू करते हैं? Okay, try. Okay, let's go for it. Let's go for it. Climbing. Okay, we are climbing. How do you make how do you balance here? Slowly. Use your arms to keep your upper body in and climb with your feet. Climb with your feet. हाँ, maximum जोर पैर से लगाना है। आर्म्स को सिर्फ बैलेंस आउट करने के लिए यूज करना है। You're doing it so good, like a natural. I think we are all natural climbers, human beings. I always say this. There's a small monkey hiding in all of us. Okay. Yes, Now you're right. the difficult part starts, but I think you got this. Come on, yes. Can we go a little up? Yeah. Let's go. Let's stop this. Up. Wait. No. No, I think I'm doing it now. Okay. Okay, 1, 2. Yeah. Wow.
Wow, it was amazing. I think everyone should try it once. Good one. Yes.